हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड विच इज़ पार्ट ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी क्लास 11th में भी होती है, बीकॉम में भी होती है एंड इन योर यूजीसी नेट एग्जाम में भी एक यूनिट आपकी इकोनॉमिक्स से ली जाती है। तो ये जो टॉपिक हम इन वीडियो में करेंगे ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इन टॉपिक को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थ्योरी ऑफ डिमांड। देखिए, थ्योरी ऑफ डिमांड कैसे इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, मीन्स एक बिजनेसमैन के लिए थ्योरी ऑफ डिमांड समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए अब उस प्रोडक्ट की डिमांड को एनालाइज करना है कि कैसे कैसे किस टाइप की उसकी प्रोडक्ट की डिमांड है और कैसे अगर वो अपने प्राइजेस में चेंज करता है तो उसकी डिमांड चेंज होगी। तो इसलिए उसको डिमांड के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि एक हाउस होल्ड के एक जो आपके कस्टमर्स हैं, जनरल पब्लिक है, उनकी डिमांड कैसे चेंज होती है अगर वो अपने प्राइजेस को चेंज करता है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम वही सब पढ़ेंगे। डिमांड देखिए, डिमांड आपके 3 वर्ड से निकल के आता है। आपकी टर्म्स होती है डिजायर, वांट्स एंड डिमांड। जनरली तो देखें तो हम तीनों टर्म्स ही क्या लगती है, हमें सेम लगती है, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ द टर्म्स। डिजायर क्या होती है? सबसे पहले क्या आती है आपकी डिजायर। डिजायर क्या होती है? डिजायर सिर्फ एक जस्ट विशफुल थिंकिंग होती है। मीन्स आप जस्ट कुछ लेना चाहते हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन ना तो आपके पास पैसे हैं उसको खरीदने के लिए और ना ही पैसे नहीं है तो आप उसके ऊपर खर्च भी नहीं कर सकते। तो डिजायर क्या होती है? डिजायर इज ओनली ए विशफुल थिंकिंग। जस्ट क्या होती है, आपकी एक इच्छा होती है जो आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं। उसके बाद आता है वांट। अब क्या है, किसी चीज को खरीदने की मेरी इच्छा तो है, ठीक है, और मेरे पास मनी भी है, मेरे पास वो चीज खरीदने के लिए इनफ पैसे भी, लेकिन मैं उस पैसे को उस पर्टिकुलर चीज पर खर्च करना नहीं चाहती। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी मेरी वो क्या रहती है, वो डिजायर वांट बन जाती है लेकिन डिमांड नहीं बनती। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक क्या है, मेरा एक एप्पल का आईफोन लेना है मुझे, ठीक, मेरा मन है कि मैं एक एप्पल का आईफोन लूं, तो लेकिन मेरे पास मनी नहीं है। मान लीजिए आपका एप्पल का आईफोन आता है 80,000 रुपीज का, अब मेरे पास 80,000 रुपीज नहीं है, तो वो क्या हुई, जस्ट मेरी एक डिजायर हुई, ठीक। उसके बाद अगर मेरे पास 80,000 रुपीज भी है, मैं एक फोन खरीदना चाहती हूँ लेकिन और मेरे पास 80,000 रुपीज भी है, लेकिन ये 80,000 रुपीज मैं अपना उस फोन को परचेज करने में खर्च करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास और दूसरे खर्चे हैं जिसकी प्रेफरेंस मेरी पहले है कि मुझे उन पे पहले खर्चना है। तो उस केस में भी आपकी डिजायर क्या होती है, एक वांट बन जाती है लेकिन डिमांड नहीं बनती। वो केस क्या होता है आपका वांट का। अगर मेरे पास क्या है, डिजायर भी है, उस चीज को खरीदने के लिए पैसे भी, और मैं रेडी भी हूं एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उसका प्राइस है, मान लीजिए आज मैं उसको खरीदना चाहती हूँ और आज उसका प्राइस है कितना, 80,000 रुपीज, और उस प्राइस पर मैं अगर उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ तब वो क्या बनती है, मेरी डिमांड। तो डिमांड के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए आपकी, आप उस चीज को खरीदना चाहें। सेकंड, आपकी पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपकी डिजायर होना चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए, आपकी पेइंग कैपेसिटी, मीन्स आपके पास क्या हो, पैसे हो उस चीज को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या चाहिए आपको, विलिंगनेस, आप उस पैसे को उस पे खर्च करने के लिए तैयार भी हो, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, आप अपने पैसे को उस गुड्स पे खर्च करना चाहते हो और किस टाइम, उस पर्टिकुलर प्राइस पे जो एक टाइम पर फिक्स है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम, और एक क्या होता है आपका एक पर्टिकुलर प्राइस, ठीक। तो ये 5 चीजें देखनी है। जब ये 5 चीजें आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो आपकी क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। आई होप कि अच्छे से आपको ये तीनों का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या होती है आपकी डिजायर, वांट और डिमांड में डिफरेंसेस। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि डिमांड क्या होती है आपकी, डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट विच ए कंज्यूमर इज नॉट ओनली डिजायरिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज, मीन्स एक
क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक की क्वांटिटी जो एक परचेजर सिर्फ ना तो डिजायर रखता है एंड नॉट एबल टू परचेज, मीन्स सिर्फ उसके पास एक तो वो इच्छा रखता है और पैसा, बट ऑल्सो ही इज रेडी टू परचेज एट ए गिवन प्राइस एंड एट ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम पे उसका जो प्राइस है मार्केट में उस पर वो उसे खरीदने के लिए भी तैयार है, तो वो क्या होती है, आपकी डिमांड होती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड देखते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है? थ्योरी ऑफ डिमांड हम निकले लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या कहता है। अब लॉ ऑफ डिमांड आपका शो करता है योर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये क्या शो करता है? आपका रिलेशन शो करता है किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। मीन्स एक पर्टिकुलर प्राइस पर आपकी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, और अगर आप उस प्राइस में कुछ चेंज कर देते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी डिमांड कैसे चेंज हो जाती है, वो आपको क्या कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिक्स में जब भी कोई लॉ आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें कंडीशंस होती है कि वो एक स्पेसिफिक टर्म में ही वो जो लॉ है वो काम करता है। अब इसमें भी इन्होंने क्या कंडीशन रख दी? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मींस अदर थिंग्स, अदर जो डेटरमिनेंट्स है आपकी डिमांड के, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसके रिलेटेड गुड के प्राइसेस, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो, उनके प्राइसेस में अगर कुछ चेंज होता है, कस्टमर की इनकम में कुछ चेंज होता है, कस्टमर के टेस्ट में चेंज होता है, उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में कुछ चेंज होता है, तो उन सब चीजों को हमने क्या कर लिया? कांस्टेंट मान लिया कि उन चीजों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वो सब चीजें बिल्कुल फिक्स है। सिर्फ चेंज किस में होगा? आपके प्राइस में, प्रोडक्ट के प्राइस में। जब प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी डिमांड है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको क्या कहते हैं? आप लॉ ऑफ डिमांड। देखिए पढ़िए, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल डिमांड फॉर गुड एक्सटेंड्स विद ए फॉल इन प्राइस। क्या होता है? जैसे ही आपके किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर क्या होता है, प्राइस बढ़ते हैं, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। मीन्स क्या होता है? इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आपका क्या होता है? एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपके प्राइस इंक्रीज होंगे तो रिस्पॉन्स में डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सबसे पहले क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। एक इनवर्स उल्टा रिलेशनशिप होता है, अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है। और क्या होता है आपका? प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स प्राइस में चेंजेस होते हैं, और डिमांड क्या होता है? डिपेंडेंट मीन्स डिमांड जो है उसमें चेंजेस डिपेंड करते हैं आपके किस पर? प्राइस के ऊपर। तो इसलिए प्राइस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट मीन्स चेंजेस जो होंगे प्राइस में होंगे, और उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा हमें? डिमांड के ऊपर। तो डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है? आपके प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अभी हमने ऊपर समझाया था कि अदर थिंग्स को हम इसमें क्या एज्यूम करते हैं कि सेम है, क्योंकि देखिए अगर अदर थिंग्स में चेंजेस हो गए तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, उसमें क्या आ जाएंगी? कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े तो लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि डिमांड कम होगी, लेकिन मान लीजिए आपकी इनकम भी बढ़ गई, डबल हो गई इनकम, तो उस केस में आप डिमांड अपनी डिक्रीज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी अदर डिटरमिनेंट्स है वो सब क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ चेंज। जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो जस्ट क्या शो करता है? आपकी डायरेक्शन को शो करता है। एक कि अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप है कि अपोजिट डायरेक्शन होती है इनकी। जो लॉ ऑफ डिमांड है आपको वो एक डायरेक्शन को शो करता है कि आपके जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं तो घट रहे हैं तो आपकी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर वो घट रहे हैं तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। सिर्फ एक डायरेक्शन को शो करता है कि किस डायरेक्शन में वो चेंजेस आ रहे हैं, कि कितना चेंज हो रहा है, कि अगर आपकी प्राइस 20% बढ़े तो डिमांड कितना परसेंट बढ़ रही है, वो ये शो नहीं करता। एंड रिलेटेड विद टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही आप क्या करते हैं? अपनी डिमांड को फाइंड आउट करते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको थ्योरी ऑफ डिमांड में कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी चल रहे होते हैं रेट, उसी को
क्या करते हैं, डिमांड में इंक्लूड करते हैं। ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। अब इसको देखिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजें दी गई हैं, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। उन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे। डिमांड शेड्यूल क्या होता है आपका, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट डिमांडेड एट ईच ऑफ दीज प्राइसेस। ये क्या शो करता है आपका, देखिए ये शो करता है कि डिफरेंट प्राइसेस शो करता है आपके। ये देखिए शेड्यूल क्या होगा आपका, डिमांड शेड्यूल। आपकी एक टेबल होती है ये, ठीक, इसमें दो कॉलम होते हैं आपके, एक क्या दिखाता है आपका प्राइसेस दिखाता है और सेकंड क्या दिखाता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, अब इसमें क्या दिखाएगा आपका प्राइस, मान लीजिए एक था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ। अब क्या कहा हमने लॉ ऑफ डिमांड में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर आपका प्राइस 1 था तो आपकी डिमांड थी 4, अगर प्राइस कितने हो गए, बढ़ गए, 2 हो गए तो डिमांड कम हो गई, फिर प्राइस और बढ़े डिमांड और कम हो गई, प्राइस और बढ़े डिमांड और कम हो गई। तो इस टेबल को क्या कहते हैं हम, डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल और एक मार्केट डिमांड कर्व। अब देखिए एक मार्केट में आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई एक कस्टमर तो नहीं है, हजारों लाखों में है, तो हम जितने भी आपके कस्टमर्स हैं सबकी क्या करेंगे, डिमांड शेड्यूल को एग्रीगेट कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर सिर्फ अजम्पशन के लिए हमने सिर्फ 2 कस्टमर ले लिए हैं अपने, कि एक इंडिविजुअल में एक ये है, एक और ले लिया, और ग्रुप में क्या हो जाएगा, उन दोनों को एग्रीगेट करके टोटल दोनों की डिमांड निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आपका ग्रुप डिमांड शेड्यूल कैसे हो जाएगा, सॉरी मार्केट डिमांड शेड्यूल, उसमें क्या होगा, हमने एज्यूम कर लिया कि हमने 2 कस्टमर ले लिए, प्राइस आपके सेम रहेंगे, उसके बाद आपने क्या किया, 2 कस्टमर ले लिए, डिमांड ऑफ ए एंड यहां पर डिमांड ऑफ बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्रीगेट, ए और बी दोनों को टोटल करके जो आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, मार्केट डिमांड। ठीक है, ए प्लस बी। अब मान लीजिए प्राइस वही हमने लिए, क्या पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। अब ए की डिमांड क्या थी, ए जब प्राइस 1 था, एक सेब था, जब 1 रुपये का मिल रहा था तो वो 4 सेब खरीद रहा था। सेब के प्राइस बढ़े तो उसने डिमांड कम कर दी, और प्राइस बढ़े और डिमांड कम कर दी, ऐसे। अब बी क्या था, बी जब 1 रुपये था, सेब का प्राइस 1 रुपये था, तो बी कितने 5 एप्पल डिमांड कर रहा था। फिर जैसे ही प्राइस बढ़े उसने भी अपनी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। हमें क्या देखनी है, मार्केट डिमांड। तो हम अपने कस्टमर जितने भी हमने यहाँ ज्यूम किया, 2 कस्टमर दोनों की जोड़ देंगे तो कितने होंगे, 9, 7, 5 एंड 3। ये आ गई आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, समझ में आया आपको डिमांड शेड्यूल क्या होता है। उसके बाद आती है आपकी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है आपका, जब आप इस शेड्यूल को, इस टेबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, मींस आप अपने जब लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, देखिए अब वो भी 2 ही तरीके से होते हैं, ऐसे जैसे हमने एक इंडिविजुअल क्या बनाया, शेड्यूल बनाया, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगी। मार्केट डिमांड शेड्यूल है तो ऐसे ही मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगी। तो अब डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं, देखिए ये आपका ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने प्राइसेस ले लिए 1, 2, 3, 4, 5। आपके ओ वाई एक्सिस पर हमेशा क्या लिए जाते हैं, प्राइस, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, और बच्चे इन्हीं में, अभी ये बिल्कुल ईजी लग रहा है लेकिन वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस एक्सिस पर आता है आपका, ओ वाई एक्सिस पर, और डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर आता है आपका, ओ एक्स एक्सिस पर। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिए आपके प्राइस जब कितने थे, आपका जब प्राइस 1 था तो डिमांड कितनी थी 4, ये हो गया। फिर आपके प्राइस क्या हुआ 2 हुआ तो आपकी डिमांड कितनी हो गई 3। फिर आपके प्राइस 3 हुए तो आपकी डिमांड कितनी हो गई 2, और फिर आपके प्राइस 4 हुए तो आपकी डिमांड कितनी हो गई 1, ये वाला पॉइंट, ठीक। तो अब इन पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी डिमांड कर्व, ये हो गई आपकी डीडी डिमांड कर्व, ये हो गई आपकी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसके जो स्पेसिफिक ये पॉइंट्स है ये क्या दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर उस चीज की क्या क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है। देखिए दो चीजें होती है, एक क्वांटिटी डिमांडेड होती है और एक डिमांड होती है। इस पूरे को तो हम क्या बोलते हैं डिमांड बोलते हैं, ठीक। और एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। गॉट इट। ये था आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऐसे ही फिर हम क्या बना देंगे अपना मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में अब क्या करना है, हम पहले ए का बनाएंगे अलग से, ऐसे जैसे ये बनाया, फिर ऐसे ही हम बी का बनाएंगे और फिर इन दोनों को एग्रीगेट करके ये बनाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट आपको मार्केट डिमांड कर्व बनाकर दिखाती हूँ कैसे। देखिए ये हमने ले लिया ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस, यहाँ पे वही क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्राइस, ठीक है। आपके प्राइस 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर आपकी क्या हो जाएगी वही क्वांटिटी डिमांडेड। हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5। अब देखिए आपका प्राइस 1 है, जब आपकी मार्केट डिमांड कितनी है 9, कहाँ पे आ जाएगा ये आपका यहाँ पर। फिर आपके प्राइस जब 2 हुए तो आपकी डिमांड कर्व कितनी हो गई 7। फिर अगर जब प्राइस 3 हुए तो ये कितनी हो गई 5। फिर प्राइस 4 हुए तो आपकी डिमांड कितनी हो गई 3। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके आ गए। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हम आपकी क्या मिल जाएगी मार्केट डिमांड कर्व। ये क्या है आपकी डीडी, क्या हो गई ये मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि आपकी एक्सेप्शंस, कहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, कहाँ पर जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। मींस जो इनवर्स रिलेशनशिप है आपका प्राइस और डिमांड के बीच में वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या होता है, मान लो आपके प्राइस बढ़ रहा है तो इन केस उसमें डिमांड भी बढ़ गई, तो अब ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव रिलेशन, ये क्या हो गया एक्सेप्शन हो गई लॉ ऑफ डिमांड की। तो उसके क्या क्या रीजंस है, किस वजह से होता है। तो फर्स्ट वन होता है आपका वेबलेंट गुड्स। देखिए वेबलेंट गुड्स आपके कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ जाता है और अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाता है। वेबलेंट गुड्स क्या होते हैं, ये वेबलेंट गुड्स होते हैं आपके गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। मीन्स जो आपके कुछ एंटीक्स पीस होते हैं, जो आपकी कुछ पुरानी ज्वेलरीज होती है, बहुत ओल्ड कुछ एंटिक पीसेस होते हैं, तो उनके क्या होते हैं, उनके बहुत हाई प्राइसेस होते हैं। जैसे आपकी कुछ पेंटिंग्स होती हैं, कुछ आपके डायमंड होते हैं, कुछ आपके जो मोती वगैरह होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं वो, और उनकी क्या होती है, उनके प्राइसेस कितने भी बढ़े उनकी डिमांड हमेशा बढ़ती है। उनके अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो और कीमती माने जाते हैं और उसी की रिस्पॉन्स में क्या होती है, उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो वेबलेंट गुड्स की केस में क्या होता है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। वहां अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है। ये माना जाता है कि हाँ ये तो और अच्छी एक
चीज़ें, जैसे आपकी पेंटिंग्स है वो बहुत कॉस्टली बिकती है लाखों में, ऐसे कुछ डायमंड के पीस है, कुछ और ज्वेल्स हैं, आपके पर्ल्स होते हैं जो, तो वो सब चीज़ें किसमें आती है आपकी वेबल गुड्स में। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंस। क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर। कई बार क्या होता है, कस्टमर एक जजमेंट कर लेता है कि अगर चीज़ कॉस्टली है, महंगी है, तो उसकी क्या होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, गुड क्वालिटी होगी उसकी। और अगर उसकी क्या है, प्राइस सस्ते हैं, अगर वो चीप है, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, बैड, बेकार क्वालिटी का होगा। तो कंज्यूमर के इग्नोरेंस की वजह से भी क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो वो लोग अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं, सोचते हैं कि ये तो महंगी है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट वन आते हैं आपके गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स आपकी जो घटिया चीजें होती है, मीन्स जो सस्ती बहुत चीप चीजें होती है, जिनकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है, उनको बोलते हैं हम गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में क्या होता है, अगर आपके प्राइसेस कम होते हैं तो उस केस में हम डिमांड को भी कम कर देते हैं, ये सोचकर कि क्या करेंगे हम। देखिए अब मान लीजिए आप क्या है, आप बाजरा खाते हैं, बाजरा पहले आ रहा था 10 रुपए किलो, ठीक, अब बाजरे के रेट घटकर क्या हो गए 5 रुपए किलो, तो आप अपनी डिमांड बढ़ाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, उसमें से शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी चीज के ऊपर कि अब ठीक है बाजरा सस्ता हुआ तो गेहूं, तो हम क्या कर लेंगे, इससे अच्छा हम व्हीट खा लेंगे, ठीक, कि इतनी कम क्वालिटी खाने से अच्छा है। जैसे अगर इसके मान लीजिए रेट बढ़ गए 10 से 15 हो गए, तो अब क्या करेंगे, हम इसकी डिमांड बढ़ा देंगे कि अब क्या हुआ, ये कॉस्टली हो गया, इसकी क्वालिटी अच्छी हो गई होगी। तो ये होते हैं गिवन गुड्स कि जिसमें आपका लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइसेस इन फ्यूचर। इसमें क्या होता है कि आपको फ्यूचर में एक्सपेक्ट है, मान लीजिए अब जैसे देखिए कोरोना टाइम स्टार्ट हुआ, जैसे ही मार्च में आपका लॉकडाउन लगने वाला था, तो उस टाइम क्या हुआ, कस्टमर को मन में था कि आने वाले कुछ टाइम में मार्केट में राशन का स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पर चाहे चीजें कितनी ही महंगी बिक रही थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे खरीदना चालू रखा। तो उसमें होता है कि अगर आपको एक्सपेक्ट है कि फ्यूचर में तो उस चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो करंट टाइम में बेशक उसके प्राइसेस क्या हो, ज्यादा हो, फिर भी कस्टमर उसे खरीदते हैं। नेक्स्ट कंज्यूमर साइकोलॉजी बायस और इल्यूजन। कस्टमर की साइकोलॉजी बायस, इसमें क्या होता है कि कई बार कस्टमर कुछ स्पेसिफिक ब्रांड या कुछ स्पेसिफिक ट्रेडमार्क की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और उसकी चीजें चाहे कितनी ही कॉस्टली हो जाए, उसके प्राइसेस चाहे कितने ही अब चले जाए, वो अपनी डिमांड को डिक्रीज नहीं करते, कम नहीं करते, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए क्या होता है इसमें ठीक है, साइकोलॉजिकल बायस मीन्स उसकी एक साइकोलॉजी बन गई है कि अगर इस चीज के प्राइसेस क्या हुए बढ़ रहे हैं, मीन्स ये चीज अच्छी है, और अगर उसके प्राइसेस कम होंगे तो फिर वो चीजें घटिया मानी जाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट रहता है। नेक्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। आपकी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपकी पर्टिकुलर डेली नेसेसरी गुड्स होते हैं आपकी लाइफ के, जैसे आपकी क्या है, आपको मिल्क हुआ, आटा हुआ, सब्जियां हुई, ये चीजें क्या है आपकी डेली नीड्स की है। अब इनके प्राइसेस अगर बढ़ भी जाएंगे तब भी आप उसकी डिमांड कम नहीं कर सकते, वो तो आपको खाने के लिए, आप पहले भी मान लीजिए 3 रोटी खाते थे, अब गेहूं के आटे के रेट ज्यादा हो गए, तो अब भी आप 3 रोटी तो कम से कम खाएंगे, आप ये नहीं कि आप 2 रोटी खाना स्टार्ट कर दोगे। तो उस केस में क्या होता है, नेसेसरी गुड्स जो होते हैं उसमें भी अगर प्राइस बढ़ते हैं तो हम अपनी डिमांड को कम नहीं करते, हमारी डिमांड क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। नेक्स्ट कॉमोडिटी विद स्पेशल ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, जो हमने साइकोलॉजिकल बायस में किया था भाई, कि क्या होता है कुछ पर्सन्स स्पेसिफिक किसी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें कुछ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क की, जैसे क्या होता है कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ जो घी है वो पतंजलि का ही यूज करेंगे, पतंजलि ही एक अच्छी ब्रांड है जहाँ शुद्ध घी मिलता है, लेकिन तो उसमें क्या होगा, पतंजलि चाहे और देसी घी के कंपैरेटिव डबल रेट भी चार्ज करे, तब भी क्या होगा, कस्टमर पतंजलि का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेक्स्ट वार और इमरजेंसी। अगर कोई वार छिड़ गया है कोई, या फिर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है कंट्री में, तो उस केस में भी आपके प्राइसेस, देखा ना जब भी कुछ इमरजेंसी आती है देश में, जैसे कुछ
कोई आतंकवादी हमला हो गया या फिर कुछ झगड़े हो गए इंटरकास्ट को लेके या रिजर्वेशन के झगड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है आपकी इमरजेंसी लगा देते हैं, तो उस टाइम में आपके प्रोडक्ट की कमी हो जाती है, तो प्राइसेस इतने बढ़ जाते हैं, लेकिन तब भी आपकी डिमांड कम नहीं होती। नेक्स्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आप जितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 पर मंथ है और मैं उसमें से कितना 8,000 स्पेंड कर रही हूँ, खर्च कर रही हूँ, और उस स्पेंड का मान लीजिए बहुत छोटा सा पार्ट है, जैसे एक मैच बॉक्स है, मान लीजिए वो कितने का आता है 10 रुपीज़ का, तो मेरे एक्सपेंडिचर का एक बहुत छोटा पार्ट है, तो वो अगर 10 रुपये की जगह 11 का हो जाएगा तो मैं उसकी डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं डालूंगी। तो ये होता है आपका एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया, आज की वीडियो में हमने किया आपका थ्योरी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया अच्छे से, और उसकी क्या किया हमने, एक्सेप्शंस की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।